गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। जैसा कि बच्चों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसी सीरीज में हम अपना सेक्शन ए का फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए अनसीन पैसेज के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका रीडिंग पैटर्न वही रहेगा जो हमारा पैटर्न पहले भी था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पैसेज को बहुत केयरफुली रीड करेंगे। ठीक है, ए लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझते हुए हम पैसेज कंप्लीट करेंगे, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम आएंगे उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन इज Ladakh has always experienced seasonal water scarcity according to Morris November, a co-author of a study. तो हमने पहला ही वर्ड देखा बच्चों, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, लद्दाख। तो इसी से पता चल जाता है कि जो हमारा ये पैसेज होने वाला है ये लद्दाख के बारे में होने वाला है। हम इसमें लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लद्दाख को हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हाईलाइट करना भी आपको आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वाइल रीडिंग अ पैसेज। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है, उसी वक्त आप पॉइंट्स बना ले कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि लद्दाख में हमेशा बच्चों क्या रहती है, वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी रहना। ठीक है, यहां पे हमेशा पानी की कमी रहती है। कब? सीजनल। ठीक है, कुछ ऐसे मौसम आते हैं, कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं जब यहाँ पानी की कमी रहती है और ये हमेशा से चला आ रहा है। और इसकी स्टडी किसने करी थी बच्चों? मॉरिस नवंबर नाम के जो रिसर्चर रहे होंगे, उन्होंने इस बात पे रिसर्च करी और इसके क्या रहे, को ऑथर। इस स्टडी के ऑथर और को ऑथर ये रहे हैं। ठीक है, नसर कोल्ड ग्लेशियर हब। ठीक है, ये उनकी स्टडी का नाम रहा होगा बच्चों। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी इश्यूज आर फ्रीक्वेंट एंड एनुअल फिनोमेना in Ladakh because of the complete dependence on irrigated agriculture from meltwater, especially from the glaciers. अब ये बता रहा है कि वाटर स्कार्सिटी जो है ना, ये पानी की कमी हो जाती है हमेशा लद्दाख में। ये एक क्या है, ये एक ऐसा इशू है, इशू मतलब मुद्दा है, जो कि क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाली चीज को कहते हैं हम फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और ये एक एनुअल फिनोमिना है। एनुअल आप लोगों को सभी को पता है बच्चों, जो साल में एक बार होता है, यानी कि हर साल ये समस्या लोगों के सामने आ जाती है। फिनोमिना मतलब एक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये हर साल होता है, ये पानी की कमी हर साल आती है इन लद्दाख। बिकॉज द रीजन इज कि जो यहाँ का एग्रीकल्चर है, लद्दाख का जो एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे बच्चों, मतलब जो यहाँ की इरिगेशन है। देखो इरिगेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना। ठीक है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो भी आपकी क्रॉप है, उसको पानी देना इज कॉल्ड इरिगेशन। तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर का जो इरिगेशन है वो टोटली डिपेंडेंट है ग्लेशियर्स। जो यहाँ पे लद्दाख में ग्लेशियर्स है, वहां से जो बर्फ मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट होती है, उसको उसी पे ये सब लोग डिपेंडेंट है। किसके लिए? अपने एग्रीकल्चर के लिए। देखो यहाँ लिखा गया मेल्ट वाटर, जो ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी है, ये उसी पे टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। Since the glaciers reside at a much higher altitude than the villages, the meltwater from these water sources comes quite late in the year. अभी कह रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं और विलेजेस हैं, ठीक है, इनके बीच जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है। जो ग्लेशियर्स हैं ये बहुत ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड में है। ऑल्टीट्यूड का मतलब आप सभी को आई गेस बच्चों पता होगा कि ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। आपने मैथ्स में भी पढ़ा है। ठीक है, मैथ्स में क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं ना हाइट को। जैसे आपका ट्राइंगल होता है, ये आपका ट्राइंगल है, इसमें ऑल्टीट्यूड बनाया गया, तो ऑल्टीट्यूड इज हाइट। ऑल्टीट्यूड हाइट होती है। तो जो ग्लेशियर्स की हाइट है विलेजेस से, जो जहां पे गांव बसे हुए हैं, और ग्लेशियर्स में बहुत ज्यादा क्या है, डिस्टेंस है। और वहां से ग्लेशियर के पिघलने पर जो पानी आता है, उसको वहां तक गांव तक पहुंचने में क्या लग जाता है, काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्वाइट लेट। ठीक है, काफी समय लग जाता है साल में। And so there is a regular problem of severe water scarcity every year in those months when sowing of the cultivated plants starts, that is in earth springs. इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए हर साल यहाँ पे पानी की कमी रहती है उन सीजन्स में जब क्या होता है,
जब सोइंग सीजन होता है, जब हम बीज लगाते हैं, बीज को बोते हैं, उस वक्त क्या चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है, ठीक है। और पानी को आने में समय लग जाता है, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है, बहुत दूर ग्लेशियर से आ रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम, वो सही समय पे पहुंच नहीं पाता, और इस वजह से हर साल ये प्रॉब्लम वहां के लोगों को फेस करनी पड़ती है। जबकि वहां पे सोइंग कब होता है, जब स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत का महीना आता है, उन दौरान ये लोग सोइंग करते हैं, नए बीज, नई जो पौधा है उनको लगाते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पैराग्राफ आई होप आपको क्लियर है कि और फर्स्ट पैराग्राफ से ही हमें आइडिया लग जाता है कि जो हमारा पैसेज है वो किस बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा पैसेज इर्द गिर्द घूमेगा लद्दाख के, ठीक है। और लद्दाख में इन्होंने एक इशू उठाया कि लद्दाख में हमेशा से क्या रही है, वाटर स्कार्सिटी रही है, यानी कि पानी की किल्लत, पानी की कमी रही है, और उसके पीछे का कारण उसने बताया। और पानी की किल्लत भी किस चीज के लिए, मेनली एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर की अभी बात हुई है फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है। अभी और किसी चीज के बारे में बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसका रीजन भी बताया गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जो इरिगेशन का पानी है वो किस पे, ग्लेशियर से होने वाले मेल्ट वाटर पे। उस मेल्ट वाटर को आने में समय लगता है, तब तक इनका जो सोइंग सीजन है वो जा चुका होता है, ठीक है। तो इतना हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज वाटर शॉर्टेजेस इन माउंटेन रीजन्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यहां पे फुल स्टॉप रहेगा कि सबसे बड़ी समस्या ये जो वाटर शॉर्टेजेस की आ रही है, ये किस वजह से आ रही है, ये हम सब जानते हैं बच्चों, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस क्लाइमेट चेंज नाम के इस टर्म से आई गेस सब लोग भली भांति परिचित हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी ये क्लाइमेट चेंज हर जगह सुन लिया होगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ऐसा हो रहा है, बर्फ नहीं हो रही क्लाइमेट चेंज की वजह से, बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज, ये जो क्लाइमेट चेंज है बच्चों, आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। और होना भी चाहिए, लेकिन वो बात अलग है कि लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं और इस तरह से इसको इग्नोर किया जा रहा है जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई बड़ी चीज है ही नहीं क्लाइमेट चेंज। लोग देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इग्नोर कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ना सिर्फ बच्चों शहरों में बल्कि पहाड़ों में तक, ठीक है। ऐसे एरियाज में, पहाड़ों के ऐसे एरियाज में जहां पे कि बर्फ पड़ा करती थी, और वहां पे अब बर्फ पड़ना बंद हो गई है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है बच्चों, अगर हम इसको सरल भाषा में समझें, तो क्लाइमेट होता है जलवायु, और जब इस जलवायु में चेंजेस आते हैं तो ये कहलाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को ही कहा जाता है बच्चों क्लाइमेट चेंज, जलवायु, ठीक है। तो जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें क्या है बच्चों, आपको जितनी भी वाटर बॉडीज हैं और एयर बॉडीज हैं, जितना भी हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीजें इट कंसिस्ट ऑफ, ये सारा क्लाइमेट के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि बारिश कहाँ हो रही है, कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, ये सब चीजें हमारे क्लाइमेट के अंदर आती है। और जब ये एक सुटेबल क्लाइमेट होता है हर जगह का, ठीक है, लेकिन जब ये क्लाइमेट ड्रास्टिकली बहुत तेजी से बदलने लगे, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, और तभी वो एक चिंता का विषय भी बन जाता है जब वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा होता है, ठीक है। समय के साथ चीजें चेंज होती हैं, लेकिन अगर इतनी तेजी से कोई चीज बदल रही है और इसका इन्वायरमेंट पे और इवन पूरे के पूरे अर्थ पे क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर शॉर्टेजेस ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ लद्दाख में, बल्कि ये एक वर्ल्ड वाइड क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। पूरी दुनिया की समस्या है ये आज की डेट में क्लाइमेट चेंज, सिर्फ भारत ही इससे नहीं जूझ रहा। यहां पे एक टर्म आ रहा है बच्चों आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, ठीक है। अगर किसी ने आज तक आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का नाम सुना है तो दैट्स वेरी गुड। अगर किसी ने सुना है बच्चों आप में से आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हेल्प टू एलिविएट सीजनल वाटर शॉर्टेजेस बाय स्टोरिंग मेल्ट वाटर फ्रॉम विंटर मंथ्स इन आइस स्ट्रक्चर्स एट एन ऑल्टीट्यूड लोअर देन द नेचुरल ग्लेशियर्स, ठीक है। अभी यहीं तक इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जाते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होते हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। ये क्या करते हैं, हेल्प टू एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है बच्चों कम करना, ठीक है, कटौती करना। तो कम करते हैं ये जो सीजनल वाटर शॉर्टेजेस आती है ना, जिसके बारे में हमने
फर्स्ट पैराग्राफ में जिक्र किया था कि हर साल वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती थी लद्दाख में, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, एलिविएट, कम करने का काम करते हैं, उस प्रॉब्लम को कम करते हैं। बाय कैसे करते हैं, जो वाटर ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है उसको क्या करते हैं बच्चों, विंटर के मंथ्स में कुछ ऐसा आइस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इस तरह से मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि वो क्या लगने लग जाता है, वो ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक ग्लेशियर होगा, लेकिन वो ग्लेशियर क्योंकि वो इंसान की मदद से बनाया गया है, ठीक है। जहां पे ह्यूमंस इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों नेचर के साथ, तो चीज क्या बन जाती है, दैट इज नॉट नेचुरल, वो क्या बन जाती है, आर्टिफिशियल बन जाती है। तो देखने में आपको लगेगा कि वो पूरा ग्लेशियर की तरह ही है, लेकिन होता वो क्या है, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर होता है, क्योंकि उसको बनाने में किसने हेल्प करी है, ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं उसको बनाने में, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्लेशियर। लेकिन अगर आप उसे देखेंगे देन इट विल डेफिनेटली लुक लाइक अ रियल ग्लेशियर, ठीक है। तो उसको जो पानी आया है, मेल्ट वाटर आया है, उसको जमा दिया जाता है, उसको स्टोर करके रख दिया जाता है कि जब उसकी जरूरत होगी तब वहां से हम उस पानी को ले लेंगे। और क्योंकि उनको किस जगह पे बनाया जाता है बच्चों, एट एन ऑल्टीट्यूड लोअर देन द नेचुरल ग्लेशियर्स। जो नेचुरल ग्लेशियर्स है हमने देखा था कि वो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स है बच्चों, ये थोड़े कम हाइट में बनाए जाते हैं। इतनी हाइट में बनाए जाते हैं कि सर्दियों में तो ये जमे रहे, लेकिन जब हमने देखा था ना स्प्रिंग सीजन होता है, सोइंग सीजन होता है, उस वक्त जब थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट हो उस जगह पे, तो इतनी हाइट पे हो कि वो पिघलना स्टार्ट कर दे और वहां से जो पानी आए तो वो इजिली पहुंच जाए कहाँ कहाँ तक, विलेजर्स के फार्म्स तक, ठीक है, उनके बगीचों तक वो पानी पहुंच जाए और वो उसकी क्या कर सके, इरिगेशन में हेल्प ले सके इन हायर देन द कल्टीवेटेड फील्ड्स, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि नेचुरल ग्लेशियर्स, मान लीजिए नेचुरल ग्लेशियर्स यहाँ पे है, इस हाइट पे है, ठीक है, और विलेजेस जो है, विलेजेस के जो फार्म्स है वो यहाँ पे है, ठीक। तो जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जाएंगे बच्चों, ये कहीं पे मिड में होंगे, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे बीच में बनाए जाएंगे आर्टिफिशियल ग्लेशियर, ताकि यहाँ से तो थोड़ा कम हाइट हो लेकिन यहाँ से थोड़ी ज्यादा हाइट हो। यानी कि जब एक प्रॉपर सीजन आएगा, जब इनके पिघलने की जरूरत होगी, तो ये पिघलेंगे और यहाँ से पानी जल्दी आ जाएगा। यहाँ से पानी आने में टाइम लगेगा और ये ज्यादा हाइट पे भी है, तो शायद उस लेवल पे, उस स्पीड से ये ना मेल्ट हो, ठीक है, लेकिन ये इजिली मेल्ट होंगे और यहाँ से पानी आएगा लोगों के खेतों तक, ठीक है। और यहाँ पे इतनी हाइट में भी है, विलेजेस से ज्यादा हाइट में है, ताकि यहाँ पे पानी जब इसको स्टोर करके रखने की जरूरत होगी, जब एज ग्लेशियर इसको जमे रहने की जरूरत होगी, तब तक ये जमा रहेगा, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी कि हाँ अब ये पिघले और इससे पानी हमें मिले, तो ये पिघलेगा और यहाँ से हमें पानी, विल गेट द वाटर आउट ऑफ इट। क्लियर है बच्चों? तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। बाकी अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है, इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन सिंपली गूगल इट एंड कैन गो टू द यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो बच्चों लद्दाख के काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस चीज को, इस टॉपिक को कवर करा हुआ है। उन्हीं में से एक बहुत फेमस नाम आता है सोनम वांगचुक का, ठीक है। सोनम वांगचुक एक बहुत ही फेमस पर्सन भी हैं, और इन्होंने ये अपनी वीडियोस में लद्दाख के कल्चर और लद्दाख की जो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ की ज्योग्राफी है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा नॉलेज देते थे। स्टूडेंट्स के सभी के लिए हिज वीडियोस आर वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। उनकी वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप जाइए यूट्यूब पे सोनम वांगचुक आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स करके सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो आएगी और उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को आइस स्तूपा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों जो लद्दाख के लोग हैं बहुत से, मतलब मेजोरिटी ऑफ देम आर बुद्धिस्ट, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो जैसे बुद्धिज्म में स्तूपाज होते हैं ना, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को क्या कहते हैं, आइस स्तूपाज। क्लियर है बच्चों? ओके, वेरी गुड। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बहुत तरीके के होते हैं। आप उस वीडियो में देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। ड्यू टू देयर लोअर ऑल्टीट्यूड दीज स्टोर्स ऑफ आइस मेल्ट अर्लियर देन द नेचुरल ग्लेशियर्स। वही बात कही जा रही है कि क्योंकि ये लोअर ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है, नेचुरल ग्लेशियर से थोड़ा नीचे है ये, इसीलिए इनका जो आइस है वो पहले मेल्ट हो जाता है, ठीक है। जो नेचुरल ग्लेशियर्स का आइस है वो बहुत लेट मेल्ट होता है, और इसीलिए तो दिक्कत क्रिएट हो रही थी ना, क्योंकि वहां से पानी आने में नीचे तक टाइम लग जाता है। लेकिन इनका जो मेल्ट होने का समय ये परफेक्ट है, और यहाँ से क्या होता है, परफेक्ट टाइमिंग पे उनको पानी मिल जाता है। देन द नेचुरल ग्लेशियर्स प्रोवाइडिंग इरिगेशन जस्ट इन टाइम फॉर द स्टार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन। जैसे ही वहां का एग्रीकल्चर सीजन शुरू होता है, ये क्या करते हैं बच्चों, ये पिघलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको डिजाइन ही उस तरीके से किया गया है, उस हिसाब से जो भी वहां के
साइंटिस्ट लोग रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, उन्होंने इस तरह से उसकी हाइट दी गई है कि ये सारी चीजें कैलकुलेट करके बनाई गई है कि हाँ इस सीजन में हमें क्या चाहिए होगा, वाटर की नीड होगी, तो उतनी हाइट कैलकुलेट की गई कि हाँ किस हाइट पे इसको बनाया जाए ताकि परफेक्ट टाइमिंग पे हमें पानी मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट की गई हैं बच्चों साइंटिस्ट के द्वारा, फिर जाके ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए गए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ का याद कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये जाना था कि लद्दाख में क्या वाटर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम हर साल आ रही थी। ठीक है, क्यों आ रही थी? क्योंकि ग्लेशियर्स जो थे बहुत हाइट पे थे और वो पूरी तरह ग्लेशियर्स के पानी पर ही डिपेंडेंट रहते थे एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, फिर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए गए। फिर हमने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का कॉन्सेप्ट जाना कि उनको कैसे बनाया जाता है। जो पानी पिघल के आता है, भले ही वो बहुत लेट आता है, उसको क्या करते हैं, थोड़ी कम हाइट पे स्टोर कर देते हैं। स्टोर करते हैं इतना स्टोर करते हैं कि वो अपने आप में एक क्या बन जाता है, ग्लेशियर बन जाता है। ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर कहते हैं। और वो जब एग्रीकल्चर सीजन आता है तो परफेक्ट टाइम पे वो मेल्ट होता है और वहां से जो वाटर मिलता है वो इरिगेशन में यूज हो जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में बच्चों हमने इतना जाना। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टेड आइस रिजर्वॉयर्स along with water management systems have long been in Ladakh's technological repertoire। ठीक है, कि शुरुआत से ही जो लद्दाख का टेक्नोलॉजिकल रेपरटोरियर है ना, लद्दाख की जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखो लद्दाख में टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बच्चों, क्योंकि लद्दाख एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है और वहाँ का जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। ठीक है, वहां पे सरवाइव करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या यूज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें यूज करके ही हम वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे वहां पे इरिगेशन की दिक्कत है और भी बहुत सारी चीजों की दिक्कत है, क्योंकि दैट इज एन कोल्ड डेजर्ट। वो एक तरह का क्या है बच्चों, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, इसलिए वहां पे सर्वाइव करना थोड़ा टफ होता है। तो ये समय की एक नीड बन गई थी, इट वॉज द नीड ऑफ द टाइम टू एडवांस देमसेल्फ। वहां के लोगों ने खुद को एडवांस किया। ठीक है, इस वजह से ही वो वहां पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है कि जो आइस रिजर्वॉयर्स है, जैसे कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी एक तरह का आइस रिजर्वॉयर है जो क्या करता है, रिजर्वॉयर का मतलब होता है जो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो चाहे वो वाटर रिजर्वॉयर हो यानी कि पानी स्टोर करके रखना, आइस रिजर्वॉयर हो यानी कि बर्फ को स्टोर करके रखना। तो जो आइस रिजर्वॉयर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो शुरू से ही क्या कर रहा है बच्चों, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है लद्दाख की टेक्नोलॉजी का। अकॉर्डिंग टू नसर्स चैप्टर ऑन एथनिक एंड कल्चरल डायमेंशंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर हम जो इन्हीं की रिसर्च के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी में इनकी जो चैप्टर है एथनिक एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ नॉलेज, इसमें हम जानते हैं कि लद्दाख हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, कि लद्दाख में शुरुआत से ही जो लद्दाख के लोग हैं वो इस चीज फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहे हैं, किसमें, वाटर हार्वेस्टिंग में। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों, यानी कि वाटर को प्रॉपर तरीके से यूज करना। ठीक है, ये जो रेन वाटर आ रहा है हमारे पास, जो भी अलग अलग सोर्सेज से वाटर आ रहे हैं उनको वेस्ट ना होने देना, इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर को हार्वेस्ट करना, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना, पानी को वेस्ट ना होने देना। और वाटर हार्वेस्टिंग वैसे हर जगह यूज होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि वाटर क्या है, बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट जिन जगहों में स्कार्सिटी है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां तो डेफिनेटली वाटर हार्वेस्टिंग यूज होनी ही चाहिए और होती भी है। ठीक है, बस इतना है कि हर जगह की जो टेक्निक है वो अलग होती है वाटर को हार्वेस्ट करने की। तो लद्दाख के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों को बहुत समय पहले से ही नॉलेज है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, और जो भी वाटर के रिसोर्सेज है, पानी के जितने भी साधन हैं, इनकी पूरी कम्युनिटी को मैनेज करना आता है। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग वहां पे हैं जिनको नॉलेज है और वो पानी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं या हार्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। इट इज एन कम्युनिटी एफर्ट। ये पूरे लद्दाख की जो कम्युनिटी है उनका एक एफर्ट है कि वो शुरू से ही क्या करना जानते हैं, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना जानते हैं। ठीक है, दिस हिस्ट्री इंक्लूड्स टैंक्स फॉर स्टोरिंग मेल्ट वाटर कॉल्ड जिंक्स, एज वेल एज एन ऑफिशियल कॉल्ड चिटपन हु इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इसी हिस्ट्री में एक और एग्जांपल आता है कि ये लोग क्या करते थे पहले, पुराने समय में, जब आर्टिफिशियल
ग्लेशियर्स के बारे में नहीं पता था तो क्या करते थे ये लोग, ये मेल्ट वाटर को स्टोर कर दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि मेल्ट वाटर जब हमें जिस वक्त चाहिए उस वक्त नहीं आता है, लेट पहुंचता है, तो इसलिए क्या करते थे, उस मेल्ट वाटर को स्टोर करके रख दिया करते थे, जिसको क्या कहा जाता था बच्चों, ये आप याद रखेंगे, उसको जिंक्स नाम से ये बुलाते थे, या फिर वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको चिटपॉन कहते थे, ठीक है। मे बी द मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ, ये क्योंकि वहां की लैंग्वेज का वर्ड है, तो फिलहाल हम इसको चिटपॉन पढ़ेंगे, ठीक है। चिटपॉन हु एंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता था, जैसे कि बच्चों अगर आप लोग जो भी लोग गाँव में गए हैं, ठीक है, गाँव में जिनकी भी खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, बाग बगीचे हैं, उन्होंने देखा हो कि वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, पानी की समस्या को दूर करने के लिए अब सरकार क्या कर रही है, अब नहीं वैसे काफी पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों में अब हो रही हैं, कुछ कुछ जगहों में काफी पहले हो चुकी हैं, ठीक है। जहाँ के लोग ज्यादा जागरूक थे इन चीजों को लेके, ज्यादा क्या थे, अवेयर थे, तो उन लोगों ने वो चीजें पहले बना दी। जहाँ के लोग कम जागरूक थे तो वहाँ पे ये चीजें डेवलप नहीं हुई, और अब ये चीजें आ रही हैं क्योंकि धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या बनाए जा रहे हैं बच्चों, बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो एटलीस्ट बहुत से एरियाज को कवर कर लेते हैं। तो ऐसे पूरे गांव में बहुत सारे वाटर टैंक्स बना दिए जाते हैं, जहां पे हमेशा के लिए क्या किया जाएगा, वाटर को स्टोर किया जाएगा। मान लीजिए इन केस जरूरी नहीं कि हर साल प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्नोफॉल हो या फिर रेन हो, ठीक है, बारिश हो या बर्फबारी हो, लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं हो पाया तो ये रिजर्वर इन दैट इमरजेंसी केस, उस केस में काम आएंगे, ठीक है। जब पानी नहीं होगा तो जहां पे जो स्टोर करा हुआ पानी होगा तो ये तब यूज आएगा। और लद्दाख के लोग ये चीज बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, जिसको ये जिंक्स कहते हैं या फिर चिटपोन कहते हैं, जो ये इंश्योर करता है कि सब लोगों को, गांव के सभी लोगों को, कम्युनिटी के सभी लोगों को क्या मिले, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया जाए। The regional environment changes study further mentions the tradition of snow harvesting, which involves building small barrier walls, ठीक है। फिर जो वहाँ के रीजनल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, अगर उनको स्टडी किया जाए तो वहाँ पे एक और ट्रेडिशन था, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग वाला ट्रेडिशन था, मेल्ट वाटर स्टोर करने को हम जिंक्स कहते हैं, लेकिन वहाँ साथ ही साथ स्नो हार्वेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट था, यानी कि बर्फ को भी स्टोर किया करते थे, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स बिल्डिंग, और उसमें क्या किया करते थे, बैरियर वॉल्स बना दिया करते थे, ठीक है। एक तरह की दीवार बनाते थे जहां पे क्या होता था, जो पानी है वो आके इकट्ठा होता था, और इकट्ठा होता था, थोड़े उसको हाइट पे बनाते थे, इससे वो धीरे धीरे क्या हो जाता था बच्चों, वो विंटर सीजन में फिर से जमना शुरू हो जाता था, तो इस तरह से वो स्नो को भी हार्वेस्ट कर लेते थे। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स सभी को? ओके, नेक्स्ट पैरा में चलें फिर। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये हमारा शायद लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद हमारा पैसेज जो है वो खत्म हो जाएगा, और देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है बच्चों। सिंस देन 4 टाइप्स ऑफ मॉडर्न आइस रिजर्वॉयर्स हैव बीन डेवलप, उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद से अभी तक, ठीक है, करंट सिचुएशन में कितने तरह के आइस रिजर्वॉयर बन गए, 4 टाइप्स के, 4 तरह के मॉडर्न आइस रिजर्वॉयर्स बन गए, क्योंकि पहले तो ट्रेडिशनल तरीका यूज होता था, लेकिन आज की डेट में मॉडर्न आइस रिजर्वॉयर्स यूज हो रहे हैं, एज आइडेंटिफाइड बाय नसर एंड हिज को ऑथर्स। इसको स्टडी किसने किया, नसर और उसके जो को ऑथर्स हैं, उसको इस बात को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बोसिन स्ट्रक्चर्स स्टोर आइस सिमिलरली टू हाउ ट्रेडिशनल जिंक्स स्टोर वाटर। ये कह रहा है, अब यहाँ पे एक नया टर्म हमें देखने को मिलता है, बोसिन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मॉडर्न आइस रिजर्वॉयर का ही एक पार्ट है। बोसिन स्ट्रक्चर सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से बर्फ को स्टोर करता है जैसे कि जिंक्स जो पुराने समय में पानी स्टोर किया करता था, जो बोसिन स्ट्रक्चर है वो आइस को स्टोर करता है बच्चों, ठीक है, सेम इन दैट वे। While zincs are generally built around the same level as field basins for ice storage are located at altitudes higher than cultivated fields so that water can freeze। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझाया जा रहा है, बस अंतर इतना है बच्चों, जिंक्स में और जो बोसिन स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे आइस को स्टोर किया जाता है, कि जो जिंक स्ट्रक्चर, जो जिंक्स थे ना, जैसे मान लो ये लोगों की कल्टीवेटेड फील्ड है बच्चों, ठीक है, ये फील्ड है, यहाँ पे क्या होती है, खेती बाड़ी होती है, तो जो जिंक्स हैं वो यहीं पे सेम लेवल पे ही बनाए जाते थे, यहीं पे पानी को स्टोर कर लिया, जिंक्स है, पानी को यहीं पे स्टोर कर लिया जाता था, ठीक। लेकिन जो ये बोसिन स्ट्रक्चर्स हैं या दूसरे आइस रिजर्वॉयर्स हैं, ये सेम लेवल पे स्टोर नहीं किए जाते, ये कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, थोड़े हाइट पे स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर ये तो पानी की फॉर्म में रहेगा, और उसके पीछे भी हम रीजन जानेंगे कि क्यों हम, जब हम वाटर स्टोर कर सकते थे तो फिर हमने आइस स्टोर करना क्यों शुरू किया, हमने इस वाली टेक्नोलॉजी पे हमने क्यों शिफ्ट किए, ये भी आप आगे ये रीजन को भी जानेंगे। पर फिलहाल आप इतना देखो कि जिंक्स को सेम एग्रीकल्चर फील्ड के सेम लेवल पे बनाया जाता था, ताकि यहाँ से पानी यहाँ
पे सप्लाई हो। लेकिन जो आइस रिजर्वॉयर्स बनाए गए ये बिल्कुल जिंक्स के स्टाइल में बनाए गए, बस डिफरेंस इतना था कि इनको सेम लेवल पे नहीं बनाया जाता एग्रीकल्चर फील्ड की, बल्कि थोड़ी हाइट में बनाया जाता है। ठीक है, दीज आर आइस रिजर्वॉयर्स। और आइस रिजर्वॉयर्स कोई से भी हो सकते हैं बच्चों। हमने अभी देखा कि अभी मॉडर्न टाइम में 4 प्रकार के आइस रिजर्वॉयर्स हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक बोसिन स्ट्रक्चर्स भी आपका एग्जाम्पल आ जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? और हाइट में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो पानी फ्रीज हो सके। जो मेल्ट वाटर आ रहा है नेचुरल ग्लेशियर से, जो पानी आ रहा है वो यहाँ आए और यहाँ पे फ्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आके तो फ्रीज होगा नहीं, यहाँ पे इतनी हाइट नहीं है। यहाँ पे वो वाटर की फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इन फॉर्म ऑफ आइस, वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ आइस बेसिन्स ओवर जिंक्स and the advantage of ice reservoirs over water reservoirs is that, अब आप जानेंगे मेन रीजन कि हम क्यों वाटर रिजर्वॉयर से हमने शिफ्ट किया आइस रिजर्वॉयर में। ठीक है, इसलिए शिफ्ट किया बच्चों, देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि आइस बेसिन्स जिंक से इसलिए बेटर हैं, या फिर जो आइस रिजर्वॉयर्स हैं वो वाटर नॉर्मल वाटर रिजर्वॉयर से इसलिए बेटर हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? मिनिमाइज का मतलब होता है बच्चों कम कर देते हैं, स्लो डाउन भी कह सकते हो आप। वो स्लो डाउन कर देते हैं किसको? रेट ऑफ इवेपोरेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, इवेपोरेशन आप सभी को पता है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, अब ये तो साइंस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। एक चीज होती है बॉइलिंग और एक होता है इवेपोरेशन, दोनों सेम ही चीज है। बॉइलिंग में भी पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेशन में भी पानी भाप में कन्वर्ट होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है बच्चों, बॉइलिंग के टाइम टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। इसमें बिलो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसमें भी पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना इवेपोरेशन में डिफरेंस है। और इवेपोरेशन किसके प्रेजेंस में होता है? इवेपोरेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करता है, क्योंकि इवेपोरेशन जब होगा तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना आसान है, जबकि जो वाटर आइस की फॉर्म में स्टोर है उसको पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसमें कन्वर्ट करेगा क्या बोलते हैं? वाटर वेपर में। तो हल्का फुल्का इवेपोरेशन तो होगा, लेकिन बहुत हद तक हम इवेपोरेशन को कम कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जो पानी हमने स्टोर किया हुआ है वो इवेपोरेट हो जाए, वो भाप बन जाए। ठीक है, क्योंकि जिसके लिए इतनी मेहनत करी है वही पानी अगर भाप बन के उड़ जाएगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमें सही में उस पानी की आवश्यकता होगी हमारे एग्रीकल्चर सीजन के दौरान, तो फिर वहां पे पानी कम पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इवेपोरेशन कम हो। इसीलिए इवेपोरेशन के रेट को कम करने के लिए हमने क्या किया? हमने पानी को लिक्विड की फॉर्म में स्टोर ना करते हुए बल्कि क्या कर दिया बच्चों? आइस की फॉर्म में स्टोर कर दिया। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? सिर्फ और सिर्फ ताकि इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाए एंड मोर वाटर इज रिटेन, और पूरे साल भर में हम ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके? संभाल के रख सके। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसी के साथ जो हमारा पैराग्राफ है, ये पैसेज है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में जो हमारे पास एक ग्राफ है हम इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे आप 12 सीजन के बारे में देख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च टू दिसंबर। और इसमें हमें बताया जा रहा है कि देखो जनवरी फरवरी मार्च में क्या रहता है? नो इरिगेशन का वक्त रहता है, क्योंकि इस वक्त क्या है? पूरी तरह से आइस फ्रीज है। ठीक है, उस वक्त कोई वाटर मेल्ट नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो इरिगेशन, और उस वक्त पानी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो क्या है? वो सोइंग पीरियड नहीं है। लेकिन सोइंग पीरियड स्टार्ट होता है बच्चों मार्च और अप्रैल के बीच में सोइंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, और इस वक्त पानी की जरूरत होती है। और इसीलिए इसको क्या भी कहा गया है? देखो मार्च से लेकर जो मई का फेज है इसको कहा गया है क्रूशियल फेज। क्रूशियल फेज यानी कि इंपॉर्टेंट फेज। इस वक्त पानी चाहिए होता है और इसी वक्त वाटर डेफिसिट रहता था। ठीक है, पानी की कमी रहती थी। तो क्या किया गया है? ये देखो, ये तो है नेचुरल ग्लेशियर्स, ये नेचुरल ग्लेशियर से आने वाला पानी जो पहले बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भी इस वक्त जब सोइंग सीजन के वक्त पानी की जरूरत है तो वो नहीं आ रहा होता था, इसलिए वाटर डेफिसिट रहता था। और उसके बाद पानी आता था जब थोड़ी गर्मी बढ़ जाती थी, तो पानी बहुत ज्यादा सरप्लस रहता था, जबकि इस वक्त पानी की हमें उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, तो हमने शुरू में पढ़ा था ना फर्स्ट पैराग्राफ में कि जब पानी की आवश्यकता है तब पानी उतना नहीं आ रहा है, और जब नहीं है तब आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कि यहाँ पे हमने क्या बना दिए? आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना दिए, और इस वक्त आर्टिफिशियल ग्लेशियर से हमें पानी मिल जाता है। और जो हमारी द रिक्वायरमेंट
ड्यूरिंग द सोइंग सीजन इज फुलफिल्ड। उस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लद्दाख के लोगों ने, वहां के साइंटिस्ट ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।